ओ कर दिया भाई, चालू कर दिया। अब आ रही है आवाज, क्लियर हो रही है? चलो हम स्टार्टिंग से फटाफट से ले लेते हैं। सबसे पहले हमने किसका मतलब पढ़ा? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का। तो कंपनीज एक्ट में तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो दिए वहां तो 7 तरह के ट्रांजेक्शन दिए, एंड उन 7 के अलावा किसी ट्रांजेक्शन को नहीं लेंगे। यहां जो डेफिनेशन दी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की वो कैसी है? जनरल है, जिसमें बोल दिया है कि अगर क्या हो रहा है? ट्रांसफर किस चीज का? रिसोर्सेस का, सर्विसेज का, ऑब्लिगेशन का, किसके बीच में? फिर बोले किस प्राइस पर हो रहा है? प्राइस से मतलब नहीं है, सिंगल ट्रांजेक्शन है या ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन, इससे मतलब नहीं है, वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। दूसरा दूसरा इन्होंने ये कहा है कि अगर लिस्टेड एंटिटी और रिलेटेड पार्टीज के बीच में म्यूचुअल फंड की यूनिट्स दी जा रही है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो रिलेटेड पार्टी की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। फिर रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या है? तो यार इन्होंने अलग से कोई डेफिनेशन दी नहीं है, इन्होंने बोल दिया है कंपनीज एक्ट का सेक्शन 276 जो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन देता है वही डेफिनेशन यहां पर भी लेना है। ठीक है, फिर कंडीशन डालकर रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी दिए हैं। क्या एक्स्ट्रा पॉइंट दिए हैं? तो बोले कोई भी पर्सन या क्या है? एंटिटी जो किससे रिलेटेड है? प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप से रिलेटेड है। कौन सी कंपनी के? लिस्टेड कंपनी। एंड उनकी होल्डिंग कितनी है? 20% या ज्यादा। कहां? लिस्टेड एंटिटी के अंदर। तो उन्हें भी क्या मान लिया जाएगा? रिलेटेड पार्टी। मतलब यहां शेयर होल्डर को रिलेटेड पार्टी कब माना जाएगा ये बताया गया है। अगर एक पर्सन केवल कंपनी के साथ शेयर होल्डिंग वाली कैपेसिटी में ही कनेक्टेड है, दूसरा उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, ना वो ऑफिसर है, ना एम्प्लॉय है, ना केएमपी है, ना डायरेक्टर है, ना उनका रिलेटिव है जैसा अपन ने कल पढ़ा था, तो अगर वो दूसरी किसी भी कैपेसिटी में कनेक्टेड नहीं है, ही इज मियरली होल्डिंग शेयर्स एज वेल एज, या तो वो क्या है? प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप से रिलेटेड। यहां ये दोनों कंडीशन आपको कंप्लाई करना पड़ेगी। हर वो व्यक्ति जो कंपनी के अंदर शेयर रखता है 20% से ज्यादा रिलेटेड पार्टी नहीं हो जाएगा, उसका दोनों कंडीशन कंप्लाई करना जरूरी है। पहला तो वो प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप से कनेक्टेड हो, एंड दूसरा दूसरा क्या? उसकी होल्डिंग कितनी है? 20% या उससे ज्यादा, तब उसे क्या माना जाएगा? रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। ठीक है, रिलेटिव का वही मतलब बोल दिया है जो कहां दिया है? 277 में, जैसा अपन ने कल डिस्कस किया था, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, है ना। फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, अभी हमने बेसिक टर्म्स देखी जो कहां डिफाइन की गई है? सेबी के अंदर। अब अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया जा रहा है किसके द्वारा? लिस्टेड एंटिटी के द्वारा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, तो उन्हें क्या प्रोविजंस कंप्लाई करना पड़ेंगे ये बताया है। तो देखें, सबसे पहले बोला है आप एक पॉलिसी बनाओ इसके रिलेशनशिप में, मटेरियलिटी ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, मतलब ऐसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो मटेरियल है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे यार इंपॉर्टेंट से मतलब वैल्यू ज्यादा है, सीधी सीधी सी बात है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और दूसरा कौन? मटेरियलिटी ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, वो आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। एंड मटेरियलिटी ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आप कैसे डिटरमाइन करोगे? आपकी उसके लिए पॉलिसी क्या रहेगी, वो पॉलिसी बताओ कि इन टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम ये डिटरमाइन करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन जो है ये मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है या नहीं। ठीक है, तो वो जो पॉलिसी आपने बनाई है काहे के लिए? ये डिटरमाइन करने के लिए कि जो ट्रांजैक्शन है वो मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है या नहीं, उस पॉलिसी को कंपनी की वेबसाइट के ऊपर क्या करना पड़ेगा? अपलोड करना पड़ेगा। आप उसे कंपनी की वेबसाइट के ऊपर डालते हैं। ठीक है, फिर बोल दिया है एक ट्रांजैक्शन मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कहलाएगा अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो। क्या कंडीशन है? तो बोले जो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन है ना, वो क्या करती है? एक्सीड करती है किस चीज को? 10% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस। चाहे वो सिंगल ट्रांजैक्शन में इतनी वैल्यू हो जाए या
पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितने ट्रांजैक्शन किए थे सबको मिलाकर इतनी वैल्यू हो जाए। ठीक है, तो हमें एक तो इसकी पॉलिसी बनाना है, पॉलिसी बनाकर इसे कहां अपलोड कर देना, अपनी वेबसाइट के ऊपर। एंड लॉ के हिसाब से मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तभी कहलाता है जब वो जो ट्रांजैक्शन है चाहे इंडिविजुअली किया गया हो या साल भर में उस व्यक्ति के साथ जितने भी ट्रांजैक्शन किए गए हो उन सब की वैल्यू मिलाकर कितनी हो रही है, 10% से ज्यादा। काहे के 10% से ज्यादा, एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर के 10% से ज्यादा। अब वो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन हो या नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर क्या बोला है, ट्रांजैक्शन जिसमें पेमेंट इन्वॉल्व है, किसको, रिलेटेड पार्टी को। मतलब लिस्टेड एंटिटी पेमेंट कर रही है, लिस्टेड एंटिटी क्या कर रही है, किसको पेमेंट कर रही है, एंड वो पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ ब्रांड यूजेस या रॉयल्टी के कारण दिया है। वापस से, पहला लिस्टेड एंटिटी तो क्या कर रही है, पेमेंट किसको कर रही है, रिलेटेड पार्टी, एंड वो पेमेंट किसके कारण हो रहा है, ब्रांड यूजेस या रॉयल्टी के कारण हो रहा है, तो उसे हम मटेरियल ट्रांजैक्शन मान लेंगे अगर वो सिंगल ट्रांजैक्शन या सारे ट्रांजैक्शन मिलाकर एक फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड करते हैं, किसको, 2% ऑफ व्हाट, एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। तो कहने का मतलब ब्रांड यूजेस का अगर पेमेंट हो रहा है तो वो ट्रांजैक्शन 2% से ज्यादा का है तो ही मटेरियल बन जाएगा। बट अगर ब्रांड यूजेस का नहीं है और किसी कारण से पेमेंट हुआ है तो फिर वो 10% से ज्यादा है, किसके, एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर के, तभी वो मटेरियल ट्रांजैक्शन कहलाएगा। फिर जितने भी आरपीटी हैं सबके लिए हमें प्रायर अप्रूवल लगती है, किसकी, ऑडिट कमेटी की। कंपनीज एक्ट में भी यही पढ़ा हमने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूवल देंगे, अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो वो अप्रूवल दे देंगे, ऑडिट कमेटी नहीं है तो कौन अप्रूवल देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूवल दे देंगे, है ना। फिर ऑडिट कमेटी क्या दे सकती है, ओमनिबस अप्रूवल। ओमनिबस अप्रूवल मतलब क्या बताया था मैंने, इकट्ठी अप्रूवल, साल भर की इकट्ठी अप्रूवल दे दी। हर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को पहले अप्रूव करने से अच्छा है कि हमने क्या किया, साल भर के एक्सपेक्टेड ट्रांजैक्शन जितने हो सकते थे उस रिलेटेड पार्टी के साथ उन सारे ट्रांजैक्शन को एक साथ में अप्रूव कर दिया, तो उसे हम बोलते हैं ओमनिबस अप्रूवल। तो ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को करने से पहले हर बार जाकर आपको ऑडिट कमेटी से पूछना पड़ेगा। ऑडिट कमेटी ने अगर किसी रिलेटेड पार्टी के रिलेशनशिप में ओमनिबस अप्रूवल दे दी है, ओमनिबस अप्रूवल मतलब इकट्ठी अप्रूवल दे दी है, साल भर की अप्रूवल दे दी है, तो फिर हर बार ट्रांजैक्शन करने से पहले आपको पूछना नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओमनिबस अप्रूवल वाला। अब अगर ओमनिबस अप्रूवल हम दे रहे हैं तो हमें क्या कंडीशंस कंप्लाई करनी है, किन चीजों का ध्यान रखना है, ये बताया गया है। तो देखें, सबसे पहले बोला है क्या हम क्राइटेरिया बताएंगे, किस चीज का क्राइटेरिया, कि किन ट्रांजैक्शन की ओमनिबस अप्रूवल दी जा सकती है। हम पॉलिसी बनाएंगे उन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के रिलेशनशिप में जिनके लिए ओमनिबस अप्रूवल दी जा सकती है। मतलब हम ये देखेंगे क्या वो रिपीटेटिव नेचर का ट्रांजैक्शन है, क्या उस व्यक्ति के साथ साल भर में रेगुलर बेसिस पर ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, पिछले साल के ट्रैक रिकॉर्ड भी यही कह रहे हैं, हाँ पूरे साल भर में इतने इतने ट्रांजैक्शन इसके साथ होते ही हैं। तो यार हर ट्रांजैक्शन को पहले अप्रूव करने से अच्छा है हम बोल देंगे, बोले ठीक है आप क्या कर लो, इकट्ठी अप्रूवल ले लो। फिर दूसरा क्या है कि हम इंटरेस्ट ऑफ लिस्टेड एंटिटी देखना है, क्योंकि रिलेटेड पार्टी लिस्टेड एंटिटी के साथ जब ट्रांजैक्शन कर रही है तो वो रिलेटेड पार्टी डायरेक्टर, केएमपी कोई भी हो सकता है, वो व्यक्ति हो सकते हैं जो कंपनी को रेगुलेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि ट्रांजैक्शन वो अपने फेवर में करवा लें, टर्म्स एंड कंडीशन उनके लिए फेवरेबल हो जाए। यहां इसलिए तो बोला है कि जब भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होता है तो आपको पहले किससे पूछना चाहिए, ऑडिट कमेटी से। वो यही तो चेक करेंगी कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशन लिस्टेड एंटिटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना हो। फिर ओमनिबस अप्रूवल देते समय हमें अप्रूवल में इन चीजों को स्पेसिफाई करना है। पहला क्या, नाम किसका, रिलेटेड पार्टी का, फिर क्या, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर क्या, पीरियड ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर जितना कि किया जा सकता है। दूसरा,
फिर किस प्राइस के ऊपर ट्रांजेक्शन होगा, करंट मार्केट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या चल रही है, कितना चेंजेस उसके अंदर हो सकता है। फिर अदर टर्म्स एंड कंडीशन, जैसा कि ऑडिट कमिटी प्रिस्क्राइब करती है कि हाँ यार इन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए, वो अदर टर्म्स एंड कंडीशन आपको प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा। फिर अगर किसी पर्सन के साथ हम ये फोर्सिन एक्सपेक्ट नहीं कर पाए थे कि इस व्यक्ति के साथ हमारे क्या हो सकते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन साल भर में बहुत सारे, और हमने क्या नहीं दी थी, ओमनिबस अप्रूवल नहीं दी थी, तो हम क्या कर सकते हैं कि ऑडिट कमेटी में ग्रांट सब्जेक्ट टू वैल्यू ऑफ नॉट एक्सीडिंग, हाँ, कि 1 करोड़ तक की हम जनरल परमिशन दे सकते हैं कि 1 करोड़ तक के ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। ठीक है। फिर क्या बोला, वो जो ओमनिबस अप्रूवल दी जाएगी वो मैक्सिमम कितने साल के लिए होगी, फिर जब 1 साल खत्म हो जाएगा आपको अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए फिर से अप्रूवल लेना पड़ेगी। तो अप्रूवल कितने कितने साल की है, 1-1 साल की। ठीक है। फिर क्या बोला है कि जितने भी मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है उनके लिए शेयर होल्डर की अप्रूवल लगेगी। जैसे कंपनीज एक्ट में हमने देखा था लिमिट से ज्यादा है तो शेयर होल्डर की भी अप्रूवल और बोर्ड की भी अप्रूवल, लिमिट के अंदर है तो केवल किसकी अप्रूवल, बोर्ड की। यहां लिमिट के लिए कौन सा वर्ड दे दिया है, मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, एंड उसमें भी तो 10% ही बोला है, एंड कंपनीज एक्ट में भी हर जगह क्या लिखा था, 10% ही था। केवल अगर ब्रांड यूजेस का पेमेंट हो रहा है तो लिमिट कितनी है, 2%। ठीक है। फिर ये ध्यान रखेंगे कि जब जनरल मीटिंग के अंदर क्या होगी, वोटिंग, तो जो भी कौन है रिलेटेड पार्टी वो वोट नहीं करेगी, चाहे जो एंटिटी है वो रिलेटेड पार्टी उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में हो या ना हो। तो जैसे शर्मा जी रिलेटेड पार्टी है, वर्मा जी भी रिलेटेड पार्टी है, लेकिन ट्रांजैक्शन वर्मा जी के साथ हो रहा है, किसके साथ नहीं हो रहा है, तो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में रिलेटेड पार्टी केवल कौन है, वर्मा जी। तो वर्मा जी वोट देंगे क्या, शर्मा जी भी नहीं देंगे लिस्टेड एंटिटी के केस में, लेकिन अनलिस्टेड कंपनी के केस में केवल वर्मा जी वोट नहीं देंगे, शर्मा जी दे सकते हैं। तो आप ये समझ के चलें कि अगर लिस्टेड कंपनी है तो जितनी भी रिलेटेड पार्टी हैं जो सेक्शन 276 के अकॉर्डिंग रिलेटेड पार्टी की कैटेगरी में आ रही है, उनमें से कोई भी वोट नहीं देगा, भले ही वो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में रिलेटेड पार्टी हो या ना हो, इस बात से मतलब नहीं है। लेकिन कंपनीज एक्ट के अंदर यही बोला है कि जो उस ट्रांजैक्शन में रिलेटेड है वो वोट नहीं करेगा, बाकी जो उस ट्रांजैक्शन में रिलेटेड नहीं है अदरवाइज रिलेटेड है वो वोट दे सकते हैं। फिर क्या बोला, हाँ, कि ये एप्लीकेबल नहीं होगा कब, जब ट्रांजैक्शन किसके बीच में होता है, फिर अगर कौन सी कंपनी है वो अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी के साथ ट्रांजैक्शन करे, है ना। फिर बोला है कि जितने भी प्रोस्पेक्टिव ट्रांजैक्शन हैं सबके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। फिर क्या बोला है, ये रिलेटेड पार्टी वोट नहीं करेगी, पढ़ लिया अपन ने, एंड लिस्टेड एंटिटी कितने दिन के अंदर, हाँ, क्या करेगी, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल ईयर और हाफ ईयर, क्या कर देगी, डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस, जो भी फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया गया है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली हो जाएगा ये। फिर एक रजिस्टर मेंटेन करना है, कौन से फॉर्म में, हाँ, एमबीपी 4 में जो रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा उसका नाम क्या है, रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, है ना। तो सीधे सीधे से 184 में डायरेक्टर इंटरेस्टेड होता है, तो 184 के जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनमें डायरेक्टर क्या है, इंटरेस्टेड। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कंपनी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट करती है जिसमें कौन इंटरेस्टेड है, डायरेक्टर, तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा, एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, उस रजिस्टर के अंदर उन सारे ट्रांजैक्शन की डिटेल लिखी जाएगी जिसमें ये इंटरेस्टेड था, हो जाएगा ये। फिर क्या बोला है, इसमें जो भी एंट्रीज होगी वो एक ही बार में कर दी जाएगी और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगी, ऑथेंटिकेट की जाएगी किसके द्वारा, कंपनी सेक्रेटरी।
ये रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखा जाएगा, है ना। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ये एकमात्र ऐसा रजिस्टर्ड है जिसे कहां रखा जाता है, हर बोर्ड मीटिंग में, और जितने भी डायरेक्टर उसमें क्या है प्रेजेंट बोर्ड मीटिंग में, वो उसके ऊपर क्या मारते हैं, साइन। फिर क्या बोला है कि 30 days ऑफ द हिज अपॉइंटमेंट और रिलिंक्विशमेंट इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज हिज कंसर्न और इंटरेस्ट। तो हमने ये तो पढ़ा ही है कि अगर जो पहले डिस्क्लोजर दिया था उसके बाद उस डिस्क्लोजर में अगर किसी भी तरह से क्या आता है कोई चेंज, तो नया डिस्क्लोजर देना पड़ता है। तो वो डिस्क्लोजर आ जाएगा, उससे 30 दिन के अंदर इसमें चाहे चेंज वेंज करते रहो। फिर रजिस्टर बिजनेस आवर्स में इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल रहेगा। आप इसके क्या ले सकते हो, एक्सट्रैक्ट ले सकते हो, है ना। और कितने दिन में, 7 दिन में अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो आपको उसे अवेलेबल कराना पड़ेगा। उसकी फीस ली जाएगी जो कितने से ज्यादा नहीं होगी, 10 रुपीज पर पेज। नेक्स्ट सेक्शन है 190, क्या हेडिंग है, अगर कंपनी के द्वारा एमडी या होल टाइम डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की। तो अगर कंपनी में किसका अपॉइंटमेंट होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है, तो ऐसी सिचुएशन में उनके अपॉइंटमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट था, जिसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आपको कहां रखना पड़ेगी, रजिस्टर्ड ऑफिस में। और अगर आपने उनका अपॉइंटमेंट करते समय कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, तो फिर आपको एक मेमोरेंडम तैयार करना पड़ेगा जिसमें उनके अपॉइंटमेंट की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उन्हें उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर कॉपीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओपन रहेगी, काहे के लिए, इंस्पेक्शन के लिए। आप बिना फीस का पेमेंट करे उन चीजों का क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, है ना। एंड क्या बोला है, 25,000 रुपए का फाइन है अगर इन प्रोविजंस का क्या होता है, नॉन कंप्लायंस। नेक्स्ट सेक्शन 191, क्या हेडिंग है, लॉस ऑफ ऑफिस मतलब क्या, पोस्ट खाली हो जाना। तो डायरेक्टर को लॉस ऑफ ऑफिस हुआ है, डायरेक्टर को लॉस ऑफ ऑफिस हुआ मतलब उसकी पोस्ट क्या हो गई है, खाली। डायरेक्टर को क्या हुआ है, लॉस ऑफ ऑफिस। तो डायरेक्टर को लॉस ऑफ ऑफिस हुआ, इसका मतलब क्या, डायरेक्टर की पोस्ट खाली हो गई है ना। एंड क्या बोला है, डायरेक्टर की जो पोस्ट खाली हुई है वो किस कारण से, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग या प्रॉपर्टी या शेयर, कि कंपनी ने अपनी अंडरटेकिंग ही ट्रांसफर कर दी है, या कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर कर दी है, या जो कंपनी के ऑनर थे मतलब कौन, शेयर होल्डर, उन शेयर होल्डर ने क्या किया है, अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था कि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करता कौन है, शेयर होल्डर, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो आज अगर किसी कंपनी में मेरे पास शेयर्स हैं, तो उस कंपनी के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किसने किया होगा, मैंने, ठीक है। कल से क्या हुआ, अगर मैंने वो शेयर्स बेच दिए, तो जो नया बंदा आएगा वो अपने खुद के डायरेक्टर अपॉइंट करेगा कि नहीं करेगा। तो नया बंदा आया, उसने अपने नए डायरेक्टर अपॉइंट किए, तो मैंने जो डायरेक्टर अपॉइंट किए तो उनको हटा दिया, फिर तो उन डायरेक्टर का क्या हो गया, लॉस ऑफ ऑफिस, क्या हो गया बेटा। तो यहां पर हम यही बता रहे हैं कि अगर एक डायरेक्टर को क्या हुआ है, लॉस ऑफ ऑफिस, मतलब उसकी पोस्ट का लॉस हुआ है उसको, एंड वो हुआ किस कारण से है, क्योंकि अंडरटेकिंग का ट्रांसफर हुआ है, या असेट का ट्रांसफर हुआ है, या शेयर्स का ट्रांसफर हुआ है, इस कारण से हुआ। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर डायरेक्टर को कंपनसेशन देना है या नहीं देना है, वो हम देख रहे हैं। तो पहला बोल दिया है, किसी भी डायरेक्टर को क्या नहीं देंगे, कंपनसेशन। किस कारण से, कि अगर होली या पार्टली अंडरटेकिंग का, प्रॉपर्टी का क्या हुआ है, ट्रांसफर, या जिन पर्सन्स के पास कंपनी के क्या थे, शेयर्स, उसने सारे या उनमें से कुछ शेयर्स क्या कर दिए हैं, बेच दिए हैं। तो पहले तो ये जनरली मना कर रहे हैं, फिर ये लेकिन किंतु परंतु करेंगे, एक्सेप्शंस बताएंगे। तो पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया उन्होंने, क्या मना कर दिया है कि भाई नहीं, लॉस ऑफ ऑफिस के कारण किसी तरह से क्या नहीं देना है, कंपनसेशन नहीं देना है। अगर लॉस ऑफ ऑफिस किस कारण से हुआ था, ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग, प्रॉपर्टी और शेयर के कारण,
तो देने का नहीं। फिर क्या बोला है कि सबसे पहले एन ऑफर मेड टू द जनरल बॉडी और शेयर होल्डर। अब ये जो शेयर्स का ट्रांसफर हुआ है, क्या हुआ है, ये जो वो किस कारण से हुआ है, तो बोले जनरल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स को क्या दिया गया था, ऑफर दिया गया था। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल इसका भी हम एलन मस्क वाला देखें। उसने क्या किया, ट्विटर के शेयर होल्डर को ऑफर दे दिया, मार्केट प्राइस से भी ज्यादा रेट बता दी कि इस प्राइस पर मैं आपकी कंपनी की क्या खरीदना चाह रहा हूं, शेयर्स। अब खरीद लिए तो एलन मस्क के पास क्या आ गया, मेजोरिटी के शेयर। अब मेजोरिटी के शेयर आ गए तो आपने पेपर में पढ़ा होगा कि जितने भी व्यक्ति पहले काम कर रहे थे फिर उनको उनकी जॉब का खतरा लगने लग गया है। एलन मस्क के पास खूब सारी एप्लीकेशंस आ रही है नए अपॉइंटमेंट के लिए। तो होता यही है कि पुराने वाले ऑनर के लिए जो फेथफुल व्यक्ति थे उनको हटा दिया जाता है, नए बंदों को लाया जाता है ना। फिर क्या बोला था, वही पब्लिक ऑफर दिया गया था, है ना, टेक ओवर का, और इसके जो क्या आते हैं पब्लिक ऑफर आते हैं, उस तरह का ऑफर दिया गया था। और उस ऑफर के कारण क्या है, शेयर्स का ट्रांसफर हो गया। और क्योंकि शेयर्स का क्या हो गया, ट्रांसफर, तो डायरेक्टर को क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑफिस। शेयर्स के ट्रांसफर के कारण किसको, डायरेक्टर को क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑफिस। तो अब अगर कंपनसेशन रिसीव करना है तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, मेंबर्स को सारी चीजों का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा एंड जनरल मीटिंग में मेंबर्स की कंसेंट लेना पड़ेगी। जनरल मीटिंग के अंदर अगर मेंबर्स कंसेंट दे देते हैं, किस बात की कंसेंट, कि ठीक है कर लो, दे दो कंपनसेशन, तो कंपनसेशन दिया जाएगा। अदरवाइज किसी तरह का क्या नहीं मिलेगा, कंपनसेशन नहीं मिलेगा। फिर डायरेक्टर को अगर 191 के अकॉर्डिंगली क्या चाहिए, कंपनसेशन चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एक ही तरीका बताया हमने कि हम क्या कॉल करें, जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में किसके अप्रूवल लें, शेयर होल्डर की। कौन सा बिजनेस है ये, स्पेशल बिजनेस है। स्पेशल बिजनेस के साथ क्या जाता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आप ये सारी चीजें डिस्क्लोज कर देना, किसको, शेयर होल्डर को, ताकि जो डिस्क्लोजर आपने दिया है उस डिस्क्लोजर के बेसिस पर शेयर होल्डर डिसीजन लेगा। क्या डिसीजन लेगा, देना है नहीं देना है, यार सीधी सीधी सी बात है, ठीक है। चले तो क्या क्या बताएंगे अपन, नेम ऑफ डायरेक्टर, फिर किस इवेंट पर कंपनसेशन दे रहे हो, फिर बोर्ड मीटिंग में कब अप्रूव हुआ था, फिर अमाउंट डिटरमाइन करने का तरीका क्या था, फिर अमाउंट देने का रीजन और जस्टिफिकेशन, फिर और अदर रिलेवेंट फैक्टर्स। अब हमने क्या कॉल करी, जनरल मीटिंग। हमने क्या कॉल करी, कौन सा रेजोल्यूशन पास करेंगे, क्योंकि लिखा कुछ नहीं तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हो जाएगा। अब हमने क्या कॉल कर ली है, जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में सारे शेयर होल्डर आ गए तो रेजोल्यूशन पास करके आप डिसीजन ले लेना। नहीं आए तो हमें तो कितने चाहिए, कम से कम कोरम वाले। सारे शेयर होल्डर नहीं भी आते हैं तो हमारा तो काम हो जाएगा अगर कौन आई है, कोरम, ठीक है। अब क्या हुआ, कोरम भी नहीं आई, कौन नहीं आई, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या वो रेजोल्यूशन अपने आप पास मान लिया जाएगा क्या, तो यहां पर यही बोला है क्या कि भाई ऐसा नहीं है कि प्रपोजल शैल बी डीम टू हैव बीन अप्रूव्ड। अगर पेमेंट अप्रूव नहीं होता है किसके कारण, वांट ऑफ कोरम। वांट ऑफ कोरम मतलब लेक ऑफ कोरम। तो अगर क्या नहीं थी, कोरम नहीं थी, क्या नहीं थी अगर, तो ऐसी सिचुएशन में वो ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगा। ये समझ में आया। फिर अगर डायरेक्टर रिसीव करता है कोई भी कंपनसेशन इस सेक्शन के अगेंस्ट जाकर, इन प्रोविजंस के अगेंस्ट जाकर, तो माना जाएगा कि डायरेक्टर ने वो पैसा कंपनी के बिहाफ पर कायम में रखा है, ट्रस्ट में। कंपनी के बिहाफ पर कायम में रखा है, ट्रस्ट में। ट्रस्ट में रखा है मतलब कि पैसा किसी और का है, हम तो उस पैसे की क्या कर रहे हैं, केवल केयर। पैसा किसी और का है, हम तो उस पैसे की क्या कर रहे हैं, केयर। पैसा किसका है, कंपनी का है। कंपनी के बिहाफ पर किसके पास पड़ा है, डायरेक्टर के पास। फिर अगर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, होल टाइम डायरेक्टर हैं, या कौन है, मैनेजर हैं, तो इनके लिए 202 में भी हमने कंपनसेशन देने का पड़ा था। तो अगर इनको कंपनसेशन दे रहे हो किसके अकॉर्डिंगली,
तो फिर 202 में जो लिमिट दी है उस लिमिट को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन लोगों को अगर हम क्या दे रहे हैं, कंपनसेशन, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या बोला है, इन सिचुएशन में आप कोई कंपनसेशन पे नहीं करोगे। इन सिचुएशन में आप कोई कंपनसेशन पे नहीं करोगे, मतलब शेयर होल्डर भी चाहें कि हम कंपनसेशन दे दें तो इन सिचुएशन के अंदर शेयर होल्डर भी कंपनसेशन को अप्रूव नहीं कर सकता है। क्या सिचुएशन, कंपनी ने क्या एक्सेप्ट किया था पब्लिक से, डिपॉजिट, तो उनके प्रिंसिपल या इंटरेस्ट के पेमेंट में क्या चल रहा है, डिफॉल्ट। उनके प्रिंसिपल या इंटरेस्ट के पेमेंट में क्या चल रहा है, डिफॉल्ट। फिर क्या बोला है, डिबेंचर के रिडम्पशन में डिफॉल्ट हो रहा है या उसके इंटरेस्ट के पेमेंट में डिफॉल्ट हुआ है। ठीक है, फिर क्या बोला है कि कंपनी ने कोई भी लायबिलिटी सिक्योर्ड हो, चाहे कैसी हो, हाँ, जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देनी थी ना, उसके पेमेंट में डिफॉल्ट किया। यार सीधी सी बात यही कहना चाहते हैं, आप अपने खुद के ऑब्लिगेशन तो पूरा कर नहीं पा रहे हो और उनको क्या दे रहे हो, कंपनसेशन नहीं देना। फिर अगर गवर्नमेंट के ड्यूज बचे हुए हैं ऑन अकाउंट ऑफ इनकम टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, इनके कारण गवर्नमेंट के पैसे बचे हुए हैं देने, तो पहले यार वो पैसे देके खत्म करें यार। फिर एम्प्लॉय के स्टैट्यूटरी ड्यूज का पेमेंट नहीं हुआ है, एम्प्लॉय का स्टैट्यूटरी ड्यूज मतलब काय का, ग्रेच्युटी का, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, इनका पेमेंट नहीं हुआ है, या कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर क्या पे नहीं किया है, डिविडेंड। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सर्कमस्टेंसेस के अंदर में 191 के अकॉर्डिंगली क्या नहीं पे किया जा सकता है, कंपनसेशन नहीं दिया जा सकता। क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट कौन सा सेक्शन है, रिस्ट्रिक्शन ऑन नॉन कैश ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग डायरेक्ट। पूछा गया है क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार। अब इसमें क्या बोला है कि कंपनी किसी भी तरह का क्या नहीं करेगी, एग्रीमेंट, कंपनी किसी भी तरह का क्या नहीं करेगी, एग्रीमेंट नहीं करेगी। कैसा एग्रीमेंट, जिसमें कंपनी का जो डायरेक्टर है या होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट का जो डायरेक्टर है ना, उससे हम क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं। क्या एक्वायर कर रहे हैं, असेट, वो भी कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ना तो कंपनी इन व्यक्तियों से असेट्स एक्वायर करेगी, ना ही कंपनी इन व्यक्तियों को असेट्स सेल करेगी। अगर एक्वायर या सेल कर रही है तो कैश में करे, कैश में करेगी तो कौन सा सेक्शन लग जाएगा, 188। बट अगर कंसिडरेशन अदरवाइज देन कैश है, क्या है अगर, तो कौन सा सेक्शन लगता है, 192। एंड 192 बोलता है कि ऐसा ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको क्या लगेगी, प्रायर अप्रूवल। कौन सा रेजोल्यूशन पास करके तो बताया नहीं, तो कौन सा लग जाएगा, ऑर्डिनरी। समझ में आया? फिर क्या है, जो नोटिस दिया जाएगा ना जनरल मीटिंग का, उसमें सारी चीजों को अपने को प्रॉपर तरीके से क्या करके रखना है, डिस्क्लोज करके रखना। अब अगर आपने बिना शेयर होल्डर की परमिशन के ट्रांजैक्शन कर लिया तो क्या कहलाएगा, वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी। शेयर होल्डर चाहेगा तो उसे अप्रूव करेगा, नहीं तो एनओ मना कर दे। ठीक है, फिर जितना भी प्रॉफिट उसने कमाया है, जो भी प्रॉफिट उस प्रॉपर्टी उसने ली है, वो उसे क्या करना पड़ेगी, वापस देना पड़ेगी। वो अपने पास रिटेन करके नहीं रख सकता। नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है, क्या हेडिंग है, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बाय वन पर्सन कंपनी। अब ओपीसी अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करती है, क्या मतलब, जैसे शर्मा जी की क्या है, ओपीसी, तो उसमें सिंगल मेंबर होगा जो केवल कौन होंगे, शर्मा जी, डायरेक्टर भी वही होगा। अब अगर हम अपने ही डायरेक्टर के साथ, अपने ही शेयर होल्डर के साथ क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन, तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो गया। तो इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अगर वो ट्रांजैक्शन हुआ है, बोलो बच्चों, अगर वो इन ट्रांजैक्शन हुआ है तो चलेगा, है ना। फिर क्या है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे राइटिंग के अंदर रिकॉर्ड करो और उसको किसको फॉरवर्ड कर दो, आरओसी को। बट अगर राइटिंग के अंदर वो रिकॉर्डेड नहीं था तो क्या बनाना, उसका एक मेमोरेंडम बना लेना जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हो सब, और भेज देना। बट हाँ, अगर वो इन
ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस था तो कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं। हो जाएगा ये। एंड लास्ट कितने दिन में भेजोगे? 15 दिन में। कब से? जब बोर्ड ने क्या दी थी? अप्रूवल। चले, ये चैप्टर भी खत्म हो गया अपना। अब क्या है? केएमपी निकालो। कोई डाउट हो यहां तक तो पूछ लो। चले स्टार्ट करते हैं अपन केएमपी। सबसे पहले किसकी डेफिनेशन दी है? कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 2 क्लॉज 54 है ना। तो क्या कहा है? कौन होता है जो, उसका क्या होना जरूरी है? डायरेक्टर होने के साथ साथ उसके पास क्या होते हैं? सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट। ये सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट उसे दिए जाते हैं कि उसके पास होते हैं? दिए जाते हैं। किसके द्वारा? या तो या एग्रीमेंट करके या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। फिर इसमें इंक्लूड किया गया है उस डायरेक्टर को, इसमें इंक्लूड किया गया है उस जिसकी पोजीशन कौन सी वाली है? मैनेजिंग डायरेक्टर वाली है, भले उसका नाम कुछ भी हो, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। ठीक है, तो बोले नाम से मतलब नहीं है, वो क्या मान लिया जाएगा? मैनेजिंग डायरेक्टर मान लिया जाएगा, अगर वो काम वही कर रहा है जो काम कौन करता है? एमडी करता है तो। ठीक। फिर बोले यार ये सब्सटेंशियल पावर क्या होते हैं? बोले सब्सटेंशियल पावर कहीं डिफाइन नहीं किए हैं, बताया नहीं है कि ये काम किए तो सब्सटेंशियल पावर हो जाएंगे। बट हाँ, ये जरूर बोला है कि जो रूटीन नेचर के काम होते हैं, वो रूटीन नेचर के काम अगर सामने वाला कर रहा है तो उसे सब्सटेंशियल पावर नहीं कहलाएगा। जैसे कोई डायरेक्टर कंपनी की क्या रखता है अपने पास? कॉमन सील, उसे कंपनी के बिहाफ पर चेक या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन करने का अधिकार है। तो केवल ये छोटे मोटे पावर दिए हैं तो वो सब्सटेंशियल पावर की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। और अगर वो काय की कैटेगरी में नहीं आएगा तो वो व्यक्ति क्या नहीं माना जाएगा? मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं माना जाएगा। ये समझ में आया अपने को? फिर काय की डेफिनेशन है? मैनेजर के। फिर अपन ऊपर के पॉइंट्स देखते हैं। तो मैनेजर मतलब कौन होता है? मतलब मैनेजर का क्या होना जरूरी नहीं है? डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है। मैनेजर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो डायरेक्टर हो भी सकता है और नहीं, है ना। तो मैनेजर में क्या बोला है? बोले क्या होता है? इंडिविजुअल, जो कि क्या करता है? सब्जेक्ट टू सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हैज द मैनेजमेंट ऑफ होल और सब्सटेंशियली होल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। तो यहां वर्ड क्या यूज लिखा है? हैज, मतलब उसके पास पावर होते हैं, उसे पावर दिए, बट वो पावर को इंडिपेंडेंटली यूज नहीं करता है, वो उन पावर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सुपरविजन, कंट्रोल एंड डायरेक्शन में ही यूज करता है। फिर अगर कोई भी पर्सन जो डायरेक्टर हो या ना हो, अगर उसके पास क्या है? सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट, क्या है उसके पास? अगर वो काम वही कर रहा है जो कि कौन करता है? मैनेजर। अगर वो काम जो कौन करता है, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सर्कमस्टेंसेस में उसे क्या मान लिया जाएगा? मैनेजर मान लिया जाएगा। तीसरा कौन होता है हमारा? तो एक डायरेक्टर जो कंपनी के होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होता है, वो क्या कहलाता है? होल टाइम डायरेक्टर। अब होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होने के कारण वो काम क्या कर रहा है, इससे मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर अब पॉइंट्स देखा जाए प्रॉपर, तो पहला पॉइंट यही दिया है क्या? कि मैनेजिंग डायरेक्टर का क्या होना जरूरी है? डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर का भी क्या होना जरूरी है? डायरेक्टर। बट मैनेजर का क्या होना जरूरी नहीं है? डायरेक्टर। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर के पास क्या होते हैं? सब्सटेंशियल पावर ऑफ। अब अगर एक व्यक्ति डायरेक्टर है और उसे क्या दे दिए जाए?
तो वो क्या बन जाएगा, मैनेज। बट अगर वो क्या नहीं रहा तो वो ऑटोमेटिकली एमडी भी नहीं रहेगा, क्योंकि एमडी होने के लिए क्या जरूरी है, डायरेक्टर होना जरूरी है। फिर एमडी को पावर क्या किए जाते हैं, एंट्रस। एंट्रस मतलब सौंपे जाते हैं, है ना। फिर एक पर्सन का डेजिग्नेशन क्या है, इस बात से ज्यादा मतलब नहीं है, मतलब इस चीज से वो काम कौन से कर रहा है। तो डेफिनेशन कैसी है, फंक्शनल डेफिनेशन। कैसी डेफिनेशन है कि वो व्यक्ति जो उन फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है जो कौन करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर करता है, तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर कहलाएगा। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर भी कोई इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता है, वो भी सब्जेक्ट टू सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही काम करता है। फिर कंपनी में दो या ज्यादा क्या हो सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं, बट कंपनी में मैनेजर एक ही होता। होल टाइम डायरेक्टर भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। फिर कंपनी साइमल्टेनियसली एमडी और मैनेजर नहीं रख सकती। अगर कंपनी में कोई पर्सन क्या है, एमडी, तो कोई भी मैनेजर नहीं बनेगा। अगर कोई व्यक्ति मैनेजर है तो कोई भी एमडी नहीं बनेगा। हाँ, होल टाइम डायरेक्टर अपना आलू की तरह है, उसकी सब्जी सबके साथ बनेगी। एमडी के साथ होल टाइम डायरेक्टर हो सकते हैं, मैनेजर के साथ क्या हो सकते हैं, होल टाइम डायरेक्टर। और एक कंपनी में कितने ही होल टाइम डायरेक्टर भी हो सकते हैं। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर हम किसी रोटेशनल डायरेक्टर को भी बना सकते हैं और नॉन रोटेशनल डायरेक्टर को। क्या मतलब, रोटेशनल डायरेक्टर कौन होता है, जो कि लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन है। अगर हमने किसी रोटेशनल डायरेक्टर को 5 साल के लिए क्या बना दिया, एमडी, और मालूम पड़ा अगले साल ही वो रिटायर हो गया, अगले साल ही क्या हो गया, रीअपॉइंट हुआ था, तो एमडी के रूप में कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर वो रीअपॉइंट तो वो डायरेक्टर नहीं रहा, और अगर वो डायरेक्टर तो वो एमडी भी नहीं रहेगा। तो जब तक एक व्यक्ति क्या रहेगा, डायरेक्टर रहेगा, तभी तक वो क्या होगा, एमडी होगा। फिर एडिशनल डायरेक्टर को भी क्या बनाया जा सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर को अगर आपने एमडी बनाया तो एडिशनल डायरेक्टर कब तक काम करता है, उसके अपॉइंटमेंट के बाद जो भी उसके डेट तक। अब अगर एजीएम में उसका रीअपॉइंटमेंट हो जाता है तो वो एज एन एमडी कंटिन्यू रहेगा, बट अगर रीअपॉइंटमेंट तो एमडी की पोस्ट भी गई। ठीक है। फिर मैनेजर का क्या होना जरूरी नहीं है, डायरेक्टर। मैनेजमेंट के पास सब्सटेंशियल पावर होते हैं कि दिए जाते हैं, होते हैं। और कंपनी साइमल्टेनियसली एमडी और मैनेजर नहीं रख सकती। हाँ, एक से ज्यादा मैनेजर भी नहीं रख सकती। मैनेजर के साथ होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है। फिर होल टाइम डायरेक्टर के अंदर हमने पढ़ लिया कि एक डायरेक्टर जो कंपनी के होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में, वो क्या कहलाता है, होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होने के कारण उससे सौंपी जाती है क्या, डे टू डे बिजनेस अफेयर से रिलेटेड ड्यूटीज। नॉर्मली तो वो किसी डिपार्टमेंट का क्या होता है, हेड होता है, उस डिपार्टमेंट को मैनेज करता है पूरा वो। फिर सेम टाइम पर दो या ज्यादा होल टाइम डायरेक्टर हो सकते हैं, एमडी एंड होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है। फिर एक पर्सन, क्या बोला है, एक ही कंपनी के अंदर होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है, एक से ज्यादा में नहीं हो सकता। फिर वही रोटेशनल वाले को भी बना सकते हैं और नॉन रोटेशनल। रोटेशनल वाले को बनाया है और उसकी पोस्ट अगर क्या हो गई है, खाली, तो वो पोस्ट खाली कर देगा। और नॉन रोटेशनल वाले को बनाया है तो जब तक वो डायरेक्टर चलेगा तब तक वो क्या रहेगा, होल टाइम डायरेक्टर। फिर कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी का मतलब क्या पढ़ा था हमने, जो कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अकॉर्डिंगली कंपनी का क्या हो, कंपनी सेक्रेटरी। और कंपनी में वो उन कामों को भी करेगा जो कि अदरवाइज कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा किए जा सकते हैं। सीईओ कौन था, अ पर्सन डेजिग्नेटेड एज सीईओ। सीएफओ कौन था, अ पर्सन अपॉइंटेड एज सीईओ। वो क्या कहलाएगा, नेक्स्ट कौन सा सेक्शन है, 203। इससे रिलेटेड है कि किन किन कंपनीज में केएमपी का अपॉइंटमेंट जरूरी है। तो बोल दिया है, क्या बोला है, हर वो कंपनी जैसा कि क्या किया जाए, प्रिस्क्राइब, उसे इन केएमपी का रखना जरूरी है। पहला कौन, मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ, या और इन तीनों में से अगर कोई नहीं है तो होल टाइम डायरेक्टर। फिर कौन, कंपनी सेक्रेटरी। फिर कौन, सीएफओ। इन सबका होना जरूरी।
कौन सी कंपनी में? तो बोल दिया हर लिस्टेड कंपनी के अंदर होना जरूरी है। कहां होना जरूरी बेटा? हर लिस्टेड कंपनी में होना जरूरी है। दूसरा दूसरा क्या बोला? हर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हो? 10 करोड़ या उससे ज्यादा। मतलब ये प्रोविजन प्राइवेट पे नहीं लग रहा है, ये प्रोविजन किस पे लग रहा है? केवल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पर, है ना। तो फिर बाद में नया रूल जोड़ा, रूल 8A। एंड रूल 8A में बोल दिया कि अगर जो प्राइवेट कंपनी है उसकी पेडअप भी अगर कितनी है 10 करोड़ या उससे ज्यादा, तो उसे केवल CS का अपॉइंटमेंट जरूरी है। लिस्टेड कंपनी को तो पेडअप कैपिटल देखना ही नहीं, सबका रखना जरूरी है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर पेडअप कैपिटल तो सारे KMP, और प्राइवेट कंपनी अगर तो केवल कंपनी सेक्रेटरी। चलिए अगला अगला पॉइंट क्या दिया है? जो कंपनी का चेयरपर्सन है ना, उसे ही MD या CEO नहीं बना सकते, या जो MD CEO है ना वो कंपनी का क्या नहीं बन सकता है? चेयरपर्सन नहीं बन सकता है, अगर ये कंडीशन कंप्लाई हो तो, है ना। पहला पहला बोला अगर आर्टिकल में लिखा था कि हम दोनों सेम व्यक्ति को ही बनाएंगे तो हम कर सकते हैं। आर्टिकल में लिखा था MD ही चेयरपर्सन बनेगा, बन सकता है। फिर दूसरा दूसरा क्या बोला? कंपनी क्या नहीं करती हो? मल्टीपल बिजनेस। क्या नहीं करती हो कंपनी? तो कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी मल्टीपल बिजनेस करती थी और हर बिजनेस के लिए अलग अलग CEO अपॉइंट कर रखा है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे सकती है कि इन इन कैटेगरी की कंपनीज के द्वारा क्या अपॉइंट किया जाएगा? चेयरपर्सन को, ये MD या CEO। तो क्लास ऑफ कंपनी कौन सी है? तो बोले पब्लिक कंपनी जिसका 100 करोड़ या ज्यादा का क्या हो? टर्नओवर, या सॉरी पेड अप कैपिटल, और 1000 करोड़ या ज्यादा का क्या हो? है ना, दोनों के बीच में एंड लिखा है, मतलब दोनों कंडीशन कंप्लाई होना जरूरी है। PCB 100 करोड़ या ज्यादा हो और टर्नओवर भी 1000 करोड़ उससे ज्यादा हो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया बोलेंगे? फुल टाइम KMP कैसे अपॉइंटमेंट होगा? तो अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कहां रिजोल्यूशन पास करेंगे? बोर्ड मीटिंग। कैसे नहीं करेंगे? यहां लिखा है क्या? कहां लिखा हुआ है? 179 सबसेक्शन 3 में पढ़ा था हमने, ये काम केवल बोर्ड मीटिंग में होंगे RBC से। उसमें दिया है सेकंड लास्ट पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ KMP। ये समझ में आया? ये रूल 8 में भी दे दिया है, पावर टू अपॉइंट और रिमूव केवल कहां होगा? बोर्ड मीटिंग में। कैसे नहीं होगा? फिर एक पर्सन कितनी कंपनीज का KMP बन सकता है? तो एक ही का KMP बनेगा कि नहीं? हाँ, बट अगर किसी एक का और बनना चाहता है तो किसका बन सकता है? अपनी सब्सिडरी कंपनी का। किसका बन सकता है बेटा? सब्सिडरी कंपनी का वो बन सकता है। होल्डिंग कंपनी का बन सकते हो क्या? सब्सिडरी के बन सकते हो। ठीक है, फिर क्या दिया है? प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टिंग कंपनीज। क्या मतलब हुआ इसका? वे प्रोविजंस चेंज होते रहते हैं, तो जो नए प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली है उनके हिसाब से देखना पड़ेगा अपने को, है ना। फिर क्या बोला है? हाँ, तो हमने बोला था कुछ मैटर पर सारे डायरेक्टर की कंसेंट लगती है, ये उनमें से एक है। इसमें बताया है कि अगर हम ऐसे पर्सन को MD बनाना चाहते हैं जो ऑलरेडी MD है या मैनेजर है किसी एक ही कंपनी का, एक से ज्यादा का, अब हम भी अपॉइंट कर लेंगे तो मैक्सिमम कितने में हो जाएगा वो, तो कर सकते हैं। बट हमारी कंपनी के बोर्ड मीटिंग के अंदर ऐसी कंसेंट ली जाएगी, वो भी कौन सी? कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट, जिसका स्पेसिफिक नोटिस सारे डायरेक्टर्स को इशू होना चाहिए। ये चीज आई समझ में? फिर KMP में अगर किसी तरह की क्या होती है? वैकेंसी, कितने महीने में भरना है? 6 महीने। ये समझ में आया? और अगर इन प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं किया, कितनी पेनल्टी बताओ जल्दी से। हाँ याद करो, जल्दी से बोलो क्या है। तो प्रोविजंस प्रॉपर तरीके से कंप्लाई करना है।
क्लियर हो गया ये? हो जाएगा ये? अगला अगला क्या दिया है? कौन सा सेक्शन है ये? 196 सारी कंपनीज पे लगता है, चाहे पब्लिक हो चाहे, और सब सेक्शन 1 यही बोलता है या तो कंपनी में एमडी होगा या क्या होगा, दोनों दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते। फिर अपॉइंटमेंट मैक्सिमम 5 साल बाद हम उन्हें अपॉइंट रीअपॉइंट कर सकते हैं, बट कितने साल के लिए? 5 साल। कूलिंग पीरियड देना है क्या? नहीं। 5-5 साल के लिए अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट होगा। ठीक है। फिर क्या बोला है? रीअपॉइंटमेंट जब आप करोगे तो 5वां साल जब खत्म होने वाला उसके पहले के 1 साल में कर सकते हो, उसके पहले नहीं करना। फिर क्या बोला है? इन व्यक्तियों को एमडी होल टाइम डायरेक्टर नहीं बनाना है जो कितने से कम हो या कितने से ज्यादा हो। बट अगर वो 70 से ज्यादा का था और हम स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके अप्रूवल ले लें तो बना सकते हैं। बट अगर स्पेशल पास ऑर्डिनरी पास हुआ था तो हम किसके पास पहुंच जाएं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट को समझाएं इसका अपॉइंटमेंट करना कंपनी के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे देगी तो कर लेना। फिर नेक्स्ट, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट को नहीं बनाना है। किसको नहीं बनाना है? उसने अपने क्रेडिटर के साथ पेमेंट सस्पेंड किया था, उसको नहीं बनाना है। किसी भी ऑफेंस में अगर वो कहां गया था? जेल गया था, तो भी नहीं बनाना है। हो जाएगा ये? चल अगला अगला क्या दिया है? हाँ, तो अपॉइंटमेंट कौन करता है? क्या क्या कंप्लाई करेंगे? 196, 197, शेड्यूल 5। तो पहले कौन अप्रूव करेगा? फिर अप्रूवल के बाद क्या हुई थी जो में शेयर होल्डर की अप्रूवल ले लेंगे, और अगर शेड्यूल 5 का पार्ट फर्स्ट कंप्लाई नहीं था तो किसकी अप्रूवल लगेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने से पहले 201 के अकॉर्डिंगली हम न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन देंगे, है ना। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को MR2 में अप्लाई कर देंगे 90 दिन में परमिशन लेने के लिए। उसके साथ ही न्यूज़पेपर में क्या दी जाएगी? एक एप्लीकेशन जिसमें हम बताएंगे कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर्पज से अप्लाई कर रहे हैं। जिनको भी कोई प्रॉब्लम हो वो अपने ऑब्जेक्शन प्रिस्क्राइब टाइम में गवर्नमेंट के पास क्या करवा दे? रजिस्टर्ड। टाइम पीरियड खत्म होने के बाद आओगे ना तो हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं मानेंगे। फिर ऐसा नोटिस पब्लिश करवाया जाएगा इंग्लिश न्यूज़पेपर में, रीजनल लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में। और जब हम MR2 में अप्लाई करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को तो इस एडवर्टीजमेंट की कॉपी लगा दी जाएगी। ये चीज आके समझ में कि जो जनरल मीटिंग का नोटिस दिया जाएगा ना उसमें हमें टर्म्स एंड कंडीशन, अपॉइंटमेंट की रेम्युनरेशन, ये सारी चीजें मेंशन करनी है। और अपॉइंटमेंट के बाद कितने दिन में कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे? रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट। ये समझ में आ गया? चल शेड्यूल 5 कल से स्टार्ट करते हैं अपन। कुछ डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो जिगल स्टार्ट करें। ऑनलाइन वाले बच्चों को डाउट कुछ? आपने डायरेक्टर रीअपॉइंट किया ना, तो जो स्टार्टिंग का जो था वहीं से कंटिन्यू माना जाएगा।